बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द सब्जेक्टिव सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, जिसमें हम फेडरल बोर्ड सेकंड एनुअल 2022 ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे। और सेक्शन बी में आपने टोटल 14 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। प्रीवियस फर्स्ट पार्ट में हम सेक्शन बी के 5 क्वेश्चंस, पहले 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर? प्लॉट अ ग्राफ for 1 mole of a real gas to prove that a gas changes its state earlier than -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया या केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर हो गया, ये ऐसा क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाते, लेकिन अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, इसको कैसे अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले आपने चार्ल्स लॉ की जो डेफिनेशन है फॉर जो केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर से रिलेटेड है उसको लिखना है सबसे पहले। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्रिटिकल डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, क्योंकि देखें इसमें हमने चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर और वॉल्यूम का आपस में रिलेशनशिप देखना होता है, और उसमें प्रेशर कांस्टेंट है और गिवन मास ऑफ अ गैस भी कांस्टेंट है। ठीक है, इसमें हमने क्या देखना है? अकॉर्डिंग टू द क्रिटिकल डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, ये अब इंपॉर्टेंट बात है, इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर आपने गैस जो है वो कंटेनर में फिल की हुई है, ठीक है, क्लोज कंटेनर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको रखा हुआ है, बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज और फॉल, यानी आप उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। कितना इंक्रीज़ करेगा? 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, उतना इंक्रीज़ कर जाएगा। या आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो फॉल करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी उतना ही कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? अगेन 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। यानी ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 का क्या मतलब है, इसको भी अंडरस्टैंड कर लें आप। मीन्स कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ठीक है, यानी ओरिजिनल वॉल्यूम अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम अगर आप ले रहे हैं 10, ठीक है, 10 dm³, ठीक है, तो अब यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपने डिक्रीज़ कर दिया। ठीक है, तो 1 इसमें से इस वॉल्यूम में से थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो जाएगा। कितना वॉल्यूम कम हो जाएगा? इसमें से आप माइनस करेंगे 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अब आप ये रेशियो फाइंड आउट करें ये कितनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये है रेशियो हमारे पास 0.036। ठीक है, यानी 10 में से आप इतना निकाल दें तो आपके पास 9 पॉइंट समथिंग जो भी आ जाएगा, मींस कि आपके पास आंसर आ जाएगा 9.964। ठीक है, ये तब था जब ओरिजिनल वॉल्यूम आपने 10 रखा हुआ है। अब ओरिजिनल वॉल्यूम आपके पास अगर 20 है और आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दिया है, तो वॉल्यूम में कितना डिक्रीज़ आएगा? 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अब यहाँ पर 20 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई अब आपको डेफिनेशन। अब फर्दर आप इसको देख लें कि अब वो क्या कह रहे हैं कि यानी प्लॉट अ ग्राफ भी प्लॉट करना है जिससे आप ये प्रूव कर सकें कि -273 से पहले ही गैस जो है वो क्या हो जाती है, अपनी स्टेट चेंज कर लेती है। तो पहले तो आप ये वाली चीज़ प्रूव कर लें कि -273 पे वॉल्यूम ऑफ द गैस 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे लेट द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे V0 है, मतलब हमने उसका कोई वो नहीं लिया हुआ कि कितना है, 10 है, 20 है, कितना है। ठीक है, यहाँ पे cm³ मैंने लिया हुआ है। तो वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे V0 था। ठीक है, तो अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप डिक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर, ठीक है, तो ओरिजिनल वॉल्यूम में से आपने -1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम लगाना है। ठीक हो गया। और इसी तरीके से अगर आप -273 पे देखना चाहते हैं कि गैस का वॉल्यूम कितना है, ठीक है, तो ओरिजिनल वॉल्यूम यानी V0 में से आपने क्या माइनस करना है? -273। यानी अब आप ये चीज़ नोट कर लें
कि अगर जितना डिक्रीज़ आएगा टेम्परेचर में उतना ही आपने -1/273, यहाँ पे 273 है तो -273 डिवाइडेड बाय 273, ठीक है, और फिर से ओरिजिनल वॉल्यूम। तो अब आप इस क्वेश्चन को वैसे खुद भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये और ये आपस में कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो V0 माइनस V0 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बाय कैलकुलेशन भी ये प्रूफ कर दिया है कि -273 पे जो है वो वॉल्यूम ऑफ द गैस 0 हो जाता है। सो एग्जैक्टली एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस रिड्यूसेस टू 0। अब वॉल्यूम कभी 0 तो नहीं हो सकता ना, एक कंटेनर में हमने गैस बंद की हुई है, वो गायब तो नहीं हो सकती ना। तो होता क्या है असल में, वो चीज़ देख लें कि गैस अपनी स्टेट चेंज कर लेती है, ठीक है। अब हम ग्राफ ड्रॉ करें, ये सेकंड पार्ट ऑफ द इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जिसमें हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। अ ग्राफ बिटवीन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर गिव्स अ स्ट्रेट लाइन एंड कट्स द टेम्परेचर एक्सिस एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये स्टूडेंट्स मैंने जो टेबल लिया है, ये जो बच्चे नेशनल बुक फाउंडेशन में से प्रिपेयर करेंगे, ये टॉपिक एब्सोल्यूट ज़ीरो और केल्विन टेम्परेचर तो उनको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो है वो KPK में ये गिवन है, ठीक है, KPK की बुक में ये टेबल गिवन है, तो इट मीन्स कि ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए -273 यानी 0 केल्विन पे -273 डिग्री सेंटीग्रेड है और उस पर वॉल्यूम 0, ठीक है। तो ये चीज़ ये पूरा प्रॉपरली एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं ये, ठीक है। और इन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ में यहाँ पर देखें टेम्परेचर यानी ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम शो हो रहा है 546, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई 546 शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करते करते यहाँ तक यानी ये टेम्परेचर इतना कम है कि -273 लैब में अचीव नहीं हो सकता, यानी कुछ जितनी हद तक आप टेम्परेचर कम करके रीडिंग्स ले सकते हैं ले लें, ठीक है। उसके बाद आपने ये एक्स्ट्रा प्लॉटेशन डॉटेड लाइन से आपने इस स्ट्रेट लाइन को कट करना होता है टेम्परेचर एक्सिस को, और वो जाके मीट करेगी -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पे मीट करेगी, ठीक है। वहाँ पर ये शो होगा कि वॉल्यूम जो है, ये देखें ये वॉल्यूम लाइन है ना, वॉल्यूम जो है वो 0 हो गया, ठीक है। ये चीज़ ये आपने ग्राफ बहुत अच्छे से ड्रॉ करना है, इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि हाफ मार्क्स इसी ग्राफ के हैं। तो आपके पास ये जो केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर या एब्सोल्यूट 0 है, उसकी डेफिनेशन भी आप लिख लें। हाइपोथेटिकल टेम्परेचर मींस कि ये एक्चुअल टेम्परेचर नहीं है, इतना अचीव हो नहीं सकता, ये हम जो है वो एक्स्ट्रा प्लॉटेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से ये वैल्यू लेते हैं। अ हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच द गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस रिड्यूसेस टू 0 इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट 0। और इसी वजह से एक न्यू स्केल जो है वो डेवलप किया गया। ये न्यू स्केल को क्या कहते हैं, दिस न्यू स्केल इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट और केल्विन स्केल। ये किसके नाम पे था, साइंटिस्ट के नेम पे, लॉर्ड केल्विन, हु डेवलप्ड इट इन द मिड 1800s, ठीक है। और ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होता है और ये बिल्कुल यानी 1 इसका जो पॉइंट है वो डिग्री सेंटीग्रेड की तरह ही इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको गूगल से मिल जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है ये तमाम गैसेस पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और इट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर पॉसिबल टेम्परेचर इन द गैसियस स्टेट, ठीक है। लेकिन असल में होता ऐसा है कि गैस इतना लो टेम्परेचर पे जा नहीं सकती, उससे पहले ही वो लिक्विफाई या सॉलिडिफाई हो जाती है, ठीक है, बिफोर -273 डिग्री। ये नोट पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको प्रॉपरली आपने इसी तरह डेफिनेशन और फिर मैथमेटिकल थोड़ा सा पोर्शन, फिर ग्राफ ड्रॉ करना है और लास्ट में आपने ये बताना है कि ये हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, यानी एब्सोल्यूट 0 की आप डेफिनेशन बताएंगे और फिर आपने बताना है कि ये अचीव हो नहीं सकता, इससे पहले ही गैसेस लिक्विफाई या सॉलिडिफाई हो जाती हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपरली आपने कैसे अटैम्प्ट करना है, ये PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा easychem4u.com से, और वहाँ पर आपको प्रॉपरली इसको अटैम्प्ट भी हुआ वो पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7. Suggest the structures of AB4 and AB2E2 molecules with respect to Vesper theory. अब वेस्पर थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएं, तो उनको कहा जाता है कि वेस्पर, MOT, हाइब्रिडाइजेशन ये आप मस्ट कर लें, क्योंकि
ये मॉलिक्यूल सेम नहीं हो सकते, डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर इन टॉपिक्स में से आएगा। अब देखिए एक जर्नल सा क्वेश्चन पूछ लिया तो सबसे पहले स्टूडेंट्स का काम ये बनता है कि इन जर्नल जो फार्मूलाज दिए हुए हैं AB4 और AB2E2 इनको किसी मॉलिक्यूल से ये रिलेट करें, ठीक है। तो आपने स्टार्ट कैसे करना है, हेयर इन द गिवन मॉलिक्यूल्स ए जो है वो सेंट्रल एटम है, बी सराउंडिंग एटम है और ई लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सो AB4 जो है वो किस मॉलिक्यूल को शो कर रहा है, मीथेन को, CH4 को, और AB2E2 जो है वो किसको शो कर रहा है, वाटर को, ठीक है। द स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी आर एज फॉलोज। अब आपने सेम उसी तरीके से जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में इनको अटैम्प्ट करने का तरीका बताया है, आप इनको इस तरह से अटैम्प्ट करेंगे, इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे एंगल के साथ। ये देखें AB2E2 मॉलिक्यूल को और विद रीजंस, और ये आपने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ की, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के लिए जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वो वाली वीडियोस देख सकते हैं, या आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट पे चले जाएं और वहाँ से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, द डायपोल मोमेंट इज़ यूज टू डिटरमिन द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी डायपोल मोमेंट जब कैलकुलेट हो जाता है ना तो वो आगे पोलैरिटी बताता है। इसका मतलब है कि डायपोल मोमेंट या तो ज़ीरो होगा या कोई ना कोई उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। और वैल्यू भी स्मॉल या लार्ज हो सकती है, ठीक है। ये तीन आपके पास ऑप्शंस हैं, यानी ज़ीरो है, स्मॉल वैल्यू है डायपोल मोमेंट की, या लार्ज। ज़ीरो डायपोल मोमेंट का मतलब है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। स्मॉल का मतलब है कि लेस पोलर है, और मतलब लार्ज वैल्यू का मतलब है हाईली पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये बात हमें पता चल गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, बट फ्यू मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हैव ज़ीरो डायपोल मोमेंट, और उसकी रीज़न डिस्कस कर दें, मतलब उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होगा, उनका डायपोल मोमेंट ज़ीरो आ रहा है। तो अब आपने क्या करना है, इसको अटैम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले आप डायपोल मोमेंट का लिखें। डायपोल मोमेंट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर पोलैरिटी, ठीक है। यानी ये डायपोल मोमेंट इसका ज़ीरो इन्होंने बताया है ना, ठीक है। अब उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ज्योमेट्री पता चलेगी, ठीक है, और पोलैरिटी पता चलेगी। और अब आगे दो आपको पॉइंट्स बताए हैं। मॉलिक्यूल्स विद ज़ीरो डायपोल मोमेंट नॉन पोलर होंगे, और मॉलिक्यूल्स विद डायपोल मोमेंट जिनका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा वो पोलर होंगे, ठीक है। ये आपने लिख दिया। उसके बाद अब कार्बन डाइऑक्साइड का केस पूछा हुआ है, तो डज कार्बन अच्छा यहाँ पर एक और पॉइंट नोट कर लें कि ये वाला क्वेश्चन आपको डिटेल में क्वेश्चन जो है वो नेशनल बुक फाउंडेशन में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये KPK की बुक में है। तो अब वही बात है, जिन्होंने KPK में से ये वाला डायपोल मोमेंट का टॉपिक पढ़ा हुआ है वो इसको अटैम्प्ट कर सकेंगे, बाकी स्टूडेंट्स जो है वो इसको अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट हैव एनी डायपोल मोमेंट। क्यों नहीं है उसका डायपोल मोमेंट, बिकॉज उसका स्ट्रक्चर लीनियर है, ठीक है, और दोनों साइड से उसका वो कैंसिल हो रहा है, डायपोल जो है उसका कैंसिल हो रहा है। अब ये देखें, इट हैज़ टू पोलर CO बॉन्ड्स, ठीक है, यानी एक पोलर CO बॉन्ड ये है क्योंकि ये नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और ये इस साइड से पॉजिटिव है, और एक ये पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन क्या है कि ये दोनों इक्वल और ऑपोजिट हैं, ठीक है, इस वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो मेनली ये वाली आपकी जो है वो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो आपने मस्ट लिखनी है पेपर में, जो एग्जामिनर चेक करेगा। इट हैज़ टू पोलर CO बॉन्ड्स एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, सो द मॉलिक्यूल एज अ होल इज नॉन पोलर विद ज़ीरो डायपोल मोमेंट, ठीक है। और ज़ीरो डायपोल मोमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उसकी जो बेंट स्ट्रक्चर है वो रूल्ड आउट हो जाती है, ठीक है, यानी इस तरह एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। मीन्स के नेक्स्ट में मैं आपको इसकी ये देखें, ये बेंट स्ट्रक्चर रूल्ड आउट हो जाती है, ठीक है, और एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर है। तो यही इसका आंसर है, आपने ये जो है वो ड्रॉ भी करनी है स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट वेपर प्रेशर, प्लॉट अ ग्राफ टू शो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। अब जब स्टेट कह दिया तो इसका मतलब है पहले वेपर प्रेशर आपने डिफाइन करना है, और उसके बाद उसका इफेक्ट बताना है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है, और साथ रीज़न। ये तीन काम करने हैं। वेपर प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड स्टेट, ये प्रॉपर इसकी डेफिनेशन है, इज कॉल्ड लिक्विड्स वेपर प्रेशर एट द गिवन टेम्परेचर, ठीक हो गया। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वेपर प्रेशर एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा होता है वेपर प्रेशर
इंक्रीज़ कर रहा होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। रीज़न साथ आपने ज़रूर बतानी है, उसकी हेडिंग देनी है। तो मेन आपके पास ये लाइंस हैं कि बिकॉज इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत फास्टली मूव करते हैं और उनके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं ना वो वीक हो जाती हैं। ठीक है, विच इन टर्न डिक्रीज द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज। एज अ रिजल्ट जब वो फोर्सेस वीक हो गई हैं तो इजीली मॉलिक्यूल्स जो है वो लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस। ठीक हो गया। तो अब आप ये देखें, ये अगर टेबल डायरेक्टली बना लेते हैं तो बहुत इजी है, वरना आप इनको एक्सप्लेनेशन वाली लाइंस में भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि डायथाइल ईथर का वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा है, बिकॉज उसके दरमियान की जो फोर्सेस हैं वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, वीक फोर्सेस हैं। और एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एथेनॉल का वेपर प्रेशर 12 है और वाटर का 4.6 है, क्योंकि वाटर में ग्रेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है एज़ कम्पेयर टू एथेनॉल। ठीक हो गया। और इन तमाम का बॉइलिंग पॉइंट भी देखें डिफ़र कर रहा है। उसके बाद आपने जो है वो ग्राफ ड्रॉ करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो पूछा हुआ है, तो ये आपने उन्हीं डायथाइल ईथर, एथेनॉल और वाटर का ड्रॉ करना है। ठीक है, और ये जो 760 वाली लाइन है ये इनके बॉइलिंग पॉइंट्स को शो करेगी। तो प्रॉपरली बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना आता, बस यूं करके लाइनें लगा देते हैं। ठीक है, नहीं बताते कि ये वाई जो एक्सिस है वो किस चीज़ को शो कर रहा है, एक्स एक्सिस किस चीज़ को शो कर रहा है, ये क्या लाइंस लगाई हुई हैं। ठीक है, तो जो प्रॉपरली जो लिखते हैं, देखें ये दिखा है वेपर प्रेशर टॉर में लिखा हुआ है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी या टॉर एक ही चीज़ होती है, और टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में यहाँ पर गिवन है। ठीक है, और प्रॉपरली 760 पे इन्होंने जो है वो इसके करेक्ट बॉइलिंग पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो इसी तरीके से आपने इसको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी दैट व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट इवन इफ हीट इज कॉन्टिन्यूसली सप्लाइड टू द लिक्विड। ये साथ मैंने लिखा हुआ है बी, इसका मतलब है कि ये आपको नेशनल बुक फाउंडेशन में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये स्टेटमेंट जो है वो डायरेक्टली कहाँ से उठाई हुई है, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक से उठाई हुई है। ठीक है, कि जब हम टेम्परेचर जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है तो अगर आप और हीट करते भी जाएं, ठीक है, तो मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ क्यों नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो ये देख लें, बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट इवन इफ द हीट इज़ कॉन्टीन्यूसली सप्लाइड। ठीक है, यानी अगर हम आप पानी लें, पानी को आपने अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ठीक है, या 25 रूम टेम्परेचर पे, और आप उसको हीट किए जा रहे हैं, तो क्या होगा, पहले तो थर्मामीटर में आपको रीडिंग इंक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी, लेकिन 100 पे जाके रुक जाएगी, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, फर्दर आप जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो उसके मॉलिक्यूल्स को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, अब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो अब आपने इसको अटैम्प्ट कैसे करना है वो देख लें। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज। ठीक है, सो द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड ऑल्सो इंक्रीजेज आफ्टर द बॉइलिंग। इसमें 4 पॉइंट्स आपने बताने। अब दूसरा पॉइंट क्या है, आफ्टर द बॉइलिंग, जब बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिकम्स मैक्सिमम एंड एनी फर्दर हीट एट दिस स्टेज विल नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर। कोई भी आप हीट इस पॉइंट पे ऐड करेंगे बॉइलिंग पॉइंट पे, तो उससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, दिस फर्दर हीट विल ओनली यूटिलाइज टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड कन्वर्ट द लिक्विड इनटू इट्स वेपर्स। और ये चौथा पॉइंट क्या है, लास्ट, इन दिस वे टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स रिमेन्स कांस्टेंट। सिंपल 4 पॉइंट्स हैं और ये आपने इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट पार्ट 3 में हम फर्दर क्वेश्चन नंबर 11 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी मस्ट शेयर करें। थैंक यू।